बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, कि टेक्निकल राइटिंग की इम्पॉर्टेंस है क्या। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग में फ़र्क क्या है, और एक टेक्निकल राइटर को क्या क्या काम करने होते हैं, यानी टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन चीज़ों पे हमने बात की है। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। सो इसमें हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सामने मौजूद है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसकी इम्पॉर्टेंस कई लिहाज से बढ़ जाती है। एक वजह तो ये कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी इम्पॉर्टेंस हमें इन शोबों में या आप कह सकते हैं कि कामों में नज़र आती है। सही, एक टेक्निकल राइटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो बिज़नेस को भी फ़ायदा पहुंचा रहा हो, या आप कह सकते हैं कि वो बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाता है। वो इस तरह कि वो फॉलोअप लेटर्स लिखता है। जब वो फॉलोअप लेटर्स लिखता है तो डेफिनेटली फॉलोअप लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि फ़ीडबैक के लिए लिखे जाते हैं। आपने किसी को काम कहा था या काम दिया था और उससे आप फ़ीडबैक लेना चाह रहे हैं तो फॉलोअप लेटर्स लिखा जाता है। अच्छा, ये कैसे लिखा जाता है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में देख लेगा। फॉलोअप लेटर्स से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी जो रिलेशंस हैं कस्टमर और क्लाइंट के, वो मेंटेन रहते हैं, और वो भी ऐसे कि वो अच्छे तौर पर मेंटेन रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंस बढ़ गई इसकी। इसी तरह आप जानते हैं कि मेमोज़ और ईमेल्स भी टेक्निकल राइटिंग में आ जाती हैं, डायरेक्टिव मेमोज़ और ईमेल्स। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि इस बात की यकीन दहानी हो जाती है, और यूँ कह लें अब कंफर्मेशन हो जाती है कि काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी सिचुएशन क्या चल रही है। सो काम को करने के लिए लोगों को ज़ाहिर इत्तला देना होती है, उनसे फ़ीडबैक लेना होता है। फॉलोअप लेटर्स में वो आ जाती है, क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं ईमेल्स में। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो टेक्निकल राइटर जब ये काम कर रहा है तो इम्पॉर्टेंस बढ़ गई। इसी तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी वो लिखता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में ज़ाहिर है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है कि काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ तक पहुँचा है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टेक्निकल राइटिंग में चूँकि इस चीज़ को भी कवर किया जाता है, सो इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। मतलब आप देखें कि क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन की बात हो, काम की बात हो, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, तो ज़ाहिर है कि ये जिस टूल के ज़रिए, जिसको हम, ये टूल क्या है, टेक्निकल राइटिंग, इस टूल को यूज़ करके हम इससे सारे काम कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंस तो बढ़ी जाती है। इसी तरह एक टेक्निकल राइटर जब सेल्स लेटर्स, ब्रोशर और फ्लायर वगैरह बनाता है, सो इस चीज़ से भी वो बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। कैसे? सेल्स लेटर, ब्रोशर, फ्लायर्स ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को पेश करते हैं, और उसको ये बताने के लिए कि आप ये काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे काम करवाता है, आपकी सर्विसेज को या आपके प्रोडक्ट्स को वो लेता है। सो इनकम जनरेट होती है। लेकिन ये इस चीज़ के ज़रिए हो रही है ना, आपने ये दिखाया, एक प्रोफेशनल वे में उसको पेश किया, तो वो आपसे सेटिस्फाई हुआ और उसने ये डिसाइड कर लिया कि आपसे काम करवाना चाहिए। तो चूँकि इन चीज़ों से उसने इम्प्रेस होकर या इनको देखकर ये फ़ैसला किया, और ये टेक्निकल में आ जाती है, तो इम्पोर्टेंस बढ़ गई टेक्निकल राइटिंग की। मैनुअल्स, यूज़र मैनुअल्स भी टेक्निकल राइटिंग में बनते हैं, तो जाहिर है ये भी एक गाइडलाइन आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को, या आपके अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी चीज़ आप उनको समझाना चाहते हैं, टेक्निकल राइटिंग में ये चीज़ आती है, तो इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस, एक उसूल है ये, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस उस वक्त बढ़ती है जब उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। अगर उसके फ़ायदे ज़्यादा ना हो, या वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो, तो वो तो गैर अहम ही नहीं होती, बल्कि वो गैर ज़रूरी हो जाती है, बिल्कुल बेकार कहलाती है। सो टेक्निकल राइटिंग की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इतने फ़ायदे उसके हैं, तो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंस तो बढ़ेगी फिर उसकी। तो ये तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं। इसी तरह टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखना, जिसके अंदर इक्विपमेंट
के हवाले से बात हो रही है, इंश्योर दैट करेक्ट इक्विपमेंट इज़ परचेज्ड। सही, तो इस पहलू को वो कवर कर रही है टेक्निकल राइटिंग टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के तहत। तो इसको इस्तेमाल में लाते हुए सो ज़ाहिर है कि फिर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह ओरल कम्युनिकेशन भी चूँकि टेक्निकल राइटिंग में आ जाती है। टेक्निकल राइटिंग मतलब इस सेंस में बनेगी कि अब अपने उन लोगों को जो पार्टिसिपेंट है आपके कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो टेली कॉन्फ्रेंस हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो टेक्निकल राइटिंग में या टेक्निकल कम्युनिकेशन में, राइटिंग कम्युनिकेशन असल में हमारे पास दो तरह की होती है ना बेसिकली। वैसे इसकी काइंड्स बनती हैं आगे। कभी हम लिख कर अपनी बात को समझाते हैं, कभी बोल कर ओरली वर्बली अपनी बात को समझाते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन भी टेक्निकल साइड को टच कर रही होती है, और इस तरह हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन चीज़ों में अगर हमें इस पर अच्छी ग्रिप है और हमने इसका इल्म लिया हुआ है। इसी तरह रिज्यूमे और अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करना ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, ऑनलाइन हेल्प स्क्रीन्स पर, FAQs आपने देखे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें आ जाते हैं। वेबसाइट्स के लिए कंटेंट भी टेक्निकल राइटिंग में लिखा जा रहा होता है। सो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी। इसी तरह इसकी अहमियत टाइम की वजह से भी बढ़ जाती है। वो इस तरह कि टेक्निकल राइटिंग में ज़्यादा वक्त सर्व किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये 2000 की रिसर्च है और रिसर्च करने वाले ये लोग थे। तो इस रिसर्च में ये बताया गया है कि यूएस की जो वर्कर्स हैं, अच्छा ये यूएस की एग्ज़ाम्पल एक हमारे सामने आ रही है। वैसे हम इस एग्ज़ाम्पल को डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो ये रिसर्च की गई थी कि यूएस के जो वर्कर्स हैं ये एन एवरेज रोज़ाना की बुनियाद पर 206 मैसेजेस एक दूसरे को करते हैं, जिसके अंदर वेरियस टेक्स्ट की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ईमेल लेटर भी आ जाते हैं, हार्ड कॉपीज़, वॉइस। तो एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ज़ाहिर है लोगों को आपस में बातचीत तो करनी होती है, कम्युनिकेट तो करना ही होता है। तो मैसेज आ रहा है, मैसेज जा रहा है, कभी कोई सवाल पूछा है, अब उस सवाल के जवाब में 2 बातें आ रही हैं, 3 बातें आ रही हैं, फिर एक सवाल आ जाता है, या फीडबैक लिया जा रहा है, या प्रोग्रेस रिपोर्ट, 100 तरह की चीज़ें। तो 2 से 6 मैसेजेस जब रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर उन्होंने देखा कि किए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो गया कि टेक्निकल राइटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इतना टाइम सर्व हो रहा है। इसी तरह बिजनेस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे जॉब करने वाले जो बिज़नेस में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो वो 50 ईमेल्स और 18 मेमोज़ एंड 15 लेटर्स अ डे रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं और भेजते हैं। सही है। अब ये डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट फिगर हो सकता है, ज़्यादा हो जाए, कहीं कम हो जाए। ये एक रिसर्च थी। उन्होंने इसमें यह फाइंड आउट किया कि 206 मैसेजेस में से इतने तो ये हैं, इतने ये हैं, पूरे फिर भी 206 नहीं बन रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी ख़ास डिपार्टमेंट पर रिसर्च की तो उनको ये अंदाज़ा हुआ। इसी तरह ये बात और ज़्यादा क्लियर हो गई मुख्तलिफ़ रिसर्चेस से कि जो वर्कर्स हैं वो अपना 31% टाइम, जिसको 1/3 टाइम आप कह सकते हैं, यानी उनके टाइम के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा वो राइटिंग में ही सर्व करते हैं, बताने में या पूछने में। कभी क्लाइंट से डिस्कशन हो रही है, कभी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज़ की अपने लोगों से हो रही है, ज़ाहिर है कभी बॉस को, मैनेजर्स को, सुपरवाइज़र को कुछ बताना है, या उनसे कुछ पूछना है, या उन्होंने कुछ बताना है। तो ऑल प्रोफेशन में एक अंदाजे के मुताबिक लोग इतना टाइम अपना राइटिंग में सर्व कर रहे हैं। तो टेक्निकल राइटिंग को ही वो सारी चीज़ें टच कर रही हैं। इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि इतना टाइम जब इस पे लगाया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि इसी तरह ये बात और भी क्लियर की गई कि अगर हम वर्क की बात करें, टोटल आवर्स की बात करें वीक में, तो वो 40 आवर्स बन रहे हैं। मतलब ये कि 8 घंटे की अगर जॉब है 9 to 5 और वो 5 दिन ऑफिस जा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 8 घंटे 5 दिनों में जब डिवाइड होते हैं 40 घंटे बन जाते हैं।
उस 40 घंटे का जब 31% निकाला गया तो रोज़ाना जो मतलब यूँ कह लें कि पूरे हफ्ते में उन्होंने जो राइटिंग पर अपना वक्त सर्व किया है वो 12.4 यानी 12.5 घंटे के करीब बनता है जो उन्होंने राइटिंग में सर्व किया है। ये एक वीक की बात है। सो इम्पोर्टेंस बढ़ गई। जब एक चीज़ आपको बिज़नेस ला कर दे रही है और वही चीज़ ऐसी है जिस पर टाइम भी ज़्यादा सर्व हो रहा है तो मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह पैसे के लिहाज से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। वो ऐसे बढ़ जाती है कि कॉस्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ख़त व किताबत की जो लागत और जो ख़र्चा आ रहा है उसको देखा जाए तो उस रिसर्च के मुताबिक, अच्छा ये देखें चूँकि रीजन की मैंने बात की कि वो मुख्तलिफ़ जगहों की बात करें हम या मुख्तलिफ़ वक्त की बात करें तो ये ऊपर नीचे हो सकता है वक्त, सॉरी फिगर। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक एक लेटर जो है इतने का पड़ जाता है उनको। वो लिखने में टाइम जो सर्व हो रहा है एम्प्लॉई का, ज़ाहिर है कि उसको 8 घंटे के लिए अगर आपने हायर किया हुआ है तो उसकी सैलरी को डिवाइड करते हैं आप 31% के हिसाब से कि वो अगर अपना 1/3 वक्त यानी 31% टाइम अगर वो राइटिंग में सर्व कर रहा है तो वो कॉस्ट भी इसमें आ गई लिखने वाले की। फिर पेपर की कॉस्ट है, प्रिंटिंग की कॉस्ट है, अगर उसको बाय पोस्ट भेजा गया है तो उसकी अलग कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट उन्होंने अपने हिसाब से निकाली और उन्होंने बताया कि एक लेटर हमें इतने का पड़ रहा है। तो अब जाहिर है इतने लेटर्स पहुंच रहे हैं, इतने लेटर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर बाई ईमेल भी कर रहे हैं तो हाँ पाकिस्तान की सिनेरियो में देखा जाएगा तो इतनी कॉस्ट तो बनी ही नहीं, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो है, क्लियर है। ईमेल भी करनी होती है तो आपको ईमेल के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, फिर बिजली भी तो खर्च होती है। फ़ोन से भी अगर कर रहे हैं तो इतना बेहतर काम उसमें नहीं हो पाता। अटैचमेंट सारी चीज़ें, कभी फाइल्स साथ भेजनी भी होती हैं, लैपटॉप स्क्रीन के सामने आप बैठे हुए हैं या पीसी के सामने बैठे हुए हैं, सो सारी चीज़ों की कॉस्ट अगर निकाली जाती है तो फिर भी बनती तो है। परसेंटेज ऑफ सैलरी, इसकी हमने बात की कि अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है और वो 31% टाइम अपना राइटिंग में सर्व कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ राइटिंग पर जो 31% टाइम वो सर्व कर रहा है उस लिहाज से उसकी सैलरी सिर्फ राइटिंग में इतनी बनती है। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर वो 35,000 पाकिस्तानी कमा रहा है फ़र्ज़ कर लें और उसमें से 10,000 उसके राइटिंग के ही बनते हैं, तकरीबन 10,000 बल्कि ज़्यादा ही हैं, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जिस काम के लिए हायर हुआ है ज़्यादातर वक्त उसका इस काम पे सर्व हो रहा है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है पैसे के लिहाज से क्योंकि खर्च हो रहा है। तो ये तो वो वाली चीज़ें थी जिसमें पैसा लग रहा है। अगर हम बात करें कि ये चीज़ इनकम लेकर आ भी रही है नहीं लेकर आ रही है, तो डेफिनेटली लेकर आ रही है। आप जब अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, प्रपोजल्स के ज़रिए, ब्रोशर फ्लायर्स के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए, तो ज़ाहिर है आप उस पर भी अपना वक्त लगा रहे हैं। तो जब वक्त लगा रहे हैं, पैसा लग रहा है और वो उस तक पहुंचती है तो फिर ज़ाहिर है बिज़नेस भी ये चीज़ें लेकर आती हैं। सो बिज़नेस को लाने में, इनकम को जनरेट करने में टेक्निकल राइटिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये पैसा लेकर आ रही है। सही हो गया। और ये आखिरी बात वो ये कि टेक्निकल राइटिंग की इम्पोर्टेंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तनाजुर में भी बढ़ जाती है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है इसको हम बस थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर, वरना ये टॉपिक ऐसा है जिस पर एक लंबी बहस होनी चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आपको एथिक्स है या नहीं है, प्रोफेशनलिज्म आप कितना जानते हैं, लोगों से मिलने के, उनसे बातचीत करने के उसूल होते हैं। ये ऐसे उसूल हैं जो प्रोफेशनल पर्सन समझता है, लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं है या आप कह लें कि उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई इस एतबार से, तो वो बेचारा यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर बैठता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और टेक्निकल राइटिंग की क्या आपस में ऐसा ये कह लें कि लिंक है और क्या ऐसा जोड़ है, वो ये है कि जब आप कोई लेटर लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई मेमो, कुछ भी ईमेल आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जस्ट आप इंफॉर्मेशन अपनी आगे पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आपके रीडर को
बता रही होती है कि आप कितना क्लियरली सोच सकते हैं, कितना क्लियरली अपनी बात को पेश कर सकते हैं, और कितनी लॉजिक है उसमें। लॉजिकली आपको सोचना आता है या नहीं आता, अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है या नहीं आता। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने एक ऐसा लेटर लिखा जिसको पढ़कर उसको ये अंदाज़ा हो गया कि बंदे को चलो ग्रामर तो आती है, लेकिन इसने आइडियाज़ को पेश कैसे किया है, बात ही समझ नहीं आ रही है। जो बात पहले करनी थी वो आखिर में कर दी, जो आखिर में करनी थी वो बीच में कर दी, और जो बीच में करनी थी वो पहले कर दी। मतलब एक अजीब ही सिचुएशन हो जाएगी। तो जाहिर है कि आपका अपना इमेज उसके सामने ख़राब हो जाएगा। आप अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपके पास इस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जब लेटर, ईमेल दूसरे लोगों को, आपके क्लाइंट को करेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी की क्या रेपुटेशन और क्या इमेज उनके सामने बनेगा, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। एक अच्छा लेटर अच्छी रेपुटेशन बनाता है और एक बुरा लेटर बुरी रेपुटेशन बनाता है। सो इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी इंसान बोलता है तो वो पहचाना जाता है, और कभी वो लिखता है तो उसकी लिखाई भी उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। उसके लफ्ज़, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसने बात को प्रेजेंट कैसे किया है। सही है। इसी तरह जो टेक्निकल राइटिंग है, ये आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक्सटेंशन होती है। आप जब अपने वर्कर को एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइज़र कुछ लिखते हैं, तो आपके वर्कर्स जो होते हैं, जो को वर्कर्स आपके तहत काम कर रहे हैं, वो आपकी कॉम्पिटेंसीज़ को जज करते हैं। कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें एक ऐसा लेटर लिखा, उनको इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आ रही, तो वो आपके बारे में क्या राय कायम करेंगे। बोलेंगे इसको लिखना नहीं आता, इसको काम आता है लेकिन इसको बताना नहीं आता। तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। मीटिंग्स में भी लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। मीटिंग में उसको ये नहीं बताना आ रहा होता बेचारे को कि हमारा असल काम है क्या। जिसको बोलना अच्छा आता है, जिसको अपनी बात समझाना अच्छी आती है, मतलब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश हुए में, वो अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले सकता है। लेकिन आपका एम्प्लॉय समझ ही नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने करवाना कुछ होगा और हो कुछ जाएगा, और ब्लेम आप पर ही आएगा क्योंकि आपने सही बताया नहीं था। तो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंस आपको पता चल गई। हमने इसमें 4 चीज़ों को टच किया है। बिज़नेस के एतबार से टेक्निकल राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, टाइम के लिहाज से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंस है, पैसे के लिहाज से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंस है, पैसा लग भी रहा है और पैसा आ भी रहा है। और इस एतबार से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ भी बता रही है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरी इस बात से कोई फ़ायदा पहुँचा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क है। टीम वर्क भी आपकी कम्युनिकेशन से, टेक्निकल राइटिंग ये तो ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन है, तो टच होता है। और टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इस पर। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।